हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स आपने रजिस्ट्रेशन ली हुई थी जीएसटी एक्ट में, तो किन वजह से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। तो आज हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कैंसिल होता है तो क्यों होता है, अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस लेने पड़ते हैं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कौन से फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। The proper officer, Section 29, cancellation of registration. The proper officer may either on his own motion or an application filed by the registered person or his legal heir in the case of death of such person cancel the registration in a manner or within such period as may be prescribed. तो आपको एक चीज़ पता लगी कि कैंसिलेशन के लिए तीन उन्होंने पार्टीज बताई। एक तो अपने ओन मोशन किसी वजह से भी हो सकता है कि सपोज करो आपकी एग्जाम्ड सप्लाईज थी वो टैक्सेबल होगी, सॉरी टैक्सेबल सप्लाईज थी वो एग्जाम्प्ट होगी। और भी कोई कारण हो सकता है, आपकी टर्नओवर बिलो थ्रेश होल्ड हो या पे लेवी ना आ रही हो। सेकेंड है प्रॉपर ऑफिसर, उसके भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो सेक्शन 29 डिस्कस करता है। तीसरा है लीगल हायर। लीगल हायर नेचुरली किस केस में होगा, डेथ के केस में। तो आगे करते हैं द सर्कमस्टांसेस वेयर। अब ये सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा है कि अगर ये तीन पर्सन कैंसिल करेंगे तो उसके कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे। तो सर्कमस्टांसेस अब हम आगे डिस्कस करेंगे। दी बिजनेस हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड, मतलब बिजनेस आपका बंद हो गया। ट्रांसफर फुली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोपाइटर, अमलगमेट विद अदर एंटिटी, डीमर्ज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। तो क्लियर है कि डिसकंटिन्यू हो गया बिजनेस या डीमर्जर हो गया, मर्जर हो गया, बिजनेस ट्रांसफर हो गया। तो इसका लीगल प्रोसीजर होता है, आपको आईटीसी फॉर्म भरने पड़ते हैं और आपका क्रेडिट वगैरह सब कुछ हो जाता है। गोइंग कंसर्न अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसको उस टाइम उस पर टैक्स भी नहीं लिया जाता है। बी देयर इज़ एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। ये लोग इसको गलत भी इंटरप्रेट करते हैं कि सपोज कर लो आपको पता है कि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होती है दैट इज़ ऑलवेज पैन रजिस्ट्रेशन। जनरली जितने भी सेंट्रल लॉ हैं, टैक्सेशन लॉ, उनकी पैन बेस ही होती है। इससे पहले अगर सर्विस टैक्स भी था या फिर एक्साइज था, जो सेंटर एक्ट थे, उनकी भी पैन बेस रजिस्ट्रेशन थी। तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगी तो नेचुरली अगर आप प्रोवाइडर में आए उसके बाद पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हैं तो इसका पैन जो है वो इससे डिफरेंट होगा। नेचुरली पैन पार्टनरशिप फर्म का अलग पैन होता है। तो डिफरेंट हुआ तो जीएसटी नंबर वैलिड ही नहीं रहा, क्योंकि इसका पैन कुछ और होगा। जब नया बिजनेस होगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगी, तो जीएसटी नंबर न्यू अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर अमेंडमेंट भी आई है फाइनेंस एक्ट 20 से, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दी पर्सन टैक्सेबल person other than the person registered under subsection 3 of section 25 is no longer to be registered under section 22 और 24 other than। अब आपको ये चीज़ को समझना है, नो लॉन्गर लाइबल। नो लॉन्गर लाइबल का केस क्या हो सकता है कि मेरी भाई पूरी की पूरी 100% टैक्सेबल टर्नओवर थी, पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होगी, पर उन्होंने बोला है अदर देन सबसेक्शन 1525 सबसेक्शन 3। ये सेक्शन होता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का। जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, अगर जीएसटी, जिन्होंने मेरे कोलीग्स ने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की होगी, तो वहाँ पे रीज़न फॉर रजिस्ट्रेशन मांगता है। अगर आपने वहाँ पे वॉलेंट्री सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट मतलब जनरली वॉलेंट्री ही लेते हैं लोग, अदरवाइज़ या तो टर्नओवर एक्सीड होती है, पर वॉलेंट्री ले लिया तो पहले क्या होता था कि अगर इन केस यू हैव ऑप्टेड द रजिस्ट्रेशन अंडर वॉलेंट्री, तो उस केस में जो आपकी रजिस्ट्रेशन थी आप कैंसिल नहीं कर सकते थे ओन अपने सुओ मोटो। बट फाइनेंस एक्ट 20 ने यहाँ पे चेंज लाया। उन्होंने बोला कि इन केस आपकी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन थी तब भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। रीज़न वही कि टर्नओवर या फिर आपकी टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी या फिर ऐसे डिफरेंट केसेस। तो मैंने अमेंडमेंट डाली है फाइनेंस एक्ट 20 प्रोविजन इंसर्टेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन फॉर डिस्टिंक्ट पर्सन। सेकेंड, द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम सच डे इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट। मतलब कि सपोज कर लो मैं आज करंट डेट है 1 अप्रैल 2020, जो प्रॉपर ऑफिसर, आपको पता है एक प्रॉपर ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन, तो वो रेट्रो भी कर सकता है। रेट्रो मीन सर, आपने सपोज करो कि जो आपकी आज की डेट ये है, आपने टर्म्स वॉयलेट करना स्टार्ट किए थे 1 जुलाई 2019 से, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है इस डेट से कैंसिलेशन भी डाल सकता है रेट्रोस्पेक्टली। Second, a registered person has contravened such provision of the act and rules made thereon as may be prescribed। मतलब आपने कोई भी रूल या फिर एक्ट की वॉल्यूशन की है, कुछ भी हो सकता है।
आपने आईटीसी बहुत एक्सेस क्लेम करके रॉन्गली अवेल्ड किया है, या फिर रजिस्ट्रेशन आपकी फ्रॉड के थ्रू आपने ऑब्टेन की है, आपने फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो आपको उस केस में कर सकते हैं। बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। सर अंडरलाइन करो इसको, टैक्स पीरियड। अब सर टैक्स पीरियड का मतलब क्या है? मैंने ये पहले भी बहुत वीडियोस में डिस्कस किया है कि कॉम्पोजिशन लेवी वाला एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करता है CMP 08। सर ये क्वार्टरली स्टेटमेंट, यस क्वार्टरली स्टेटमेंट, ये रिटर्न नहीं होती है। जो कंपोजिशन लेवी वाला है वो एक एनुअल रिटर्न फाइल करता है GSTR 4। तो सर इसमें लिखा है 3 टैक्स पीरियड, मतलब उसका जो टैक्स पीरियड है दैट इज़ एनुअली। मतलब सर एनुअली, हाँ जी एनुअली जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो जो आपके 3 टैक्स पीरियड बनेंगे दैट विल बी 3 ईयर्स। तो व्हाट सम ऑफिसर्स आर डूइंग, अगर आप कंपोजिशन लेवी में रजिस्टर हो, आप 3 क्वार्टर तक रिटर्न ही फाइल कर रहे हो, वो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो टैक्स पीरियड अगर देखा जाए तो वो 3 ईयर्स फॉल करता है, मतलब 3 साल तक अगर आप GST में रिटर्न कंपोजिशन लेवी में फाइल नहीं करते तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी, मतलब क्लॉज बी में हम बात करते हैं कंपोजिशन की, जिसने रिटर्न नहीं फाइल की फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड थे और आपने 6 मंथ तक रिटर्न फाइल नहीं करी। आपको एक और चीज़ पता होगी कि अगर इनकेस आप 2 मंथ्स तक अपनी GSTR 3B1 बाद में इंक्लूड हुई थी, अगर फाइल नहीं करते तो आपका E-वे बिल ब्लॉक हो जाता है। E-वे बिल ब्लॉक हुआ सर, उसका नुकसान क्या होगा? पहली बात तो आपको कोई सेल नहीं कर पाएगा, जिसका सेल कितना 50,000 के ऊपर आपको कोई अगर E-वे बिल काट रहा है, स्टॉक की मूवमेंट होनी है तो वो कर नहीं पाएगा, रीज़न बीइंग E-वे बिल ब्लॉक होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी GSTR 3B और 1 टाइमली फाइल करें, और 2 पीरियड से ज़्यादा तो नेचुरली आपका E-वे बिल ब्लॉक होगा। उसका एक प्रोसीजर होता है, E-वे बिल की वेबसाइट पे जाके आपको रिटर्न्स फाइल करके उसको अनब्लॉक करना पड़ता है। उसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर कोशिश करूँगा मैं अपलोड कर दूँगा, अगर किसी मेरे क्लाइंट का अगर जनरली ब्लॉक नहीं हुआ, अगर कोई वीडियो मिलेगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। एनी पर्सन हु हैज़ टेकन वॉलंटरी रेसेशन, आपको पता है ये वॉलंटरी रेसेशन का सेक्शन है ऑलरेडी डिस्कस, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, और उन्होंने बिजनेस कंटिन्यू, मतलब आपने सपोज कर लो 1 अप्रैल 2020 को रजिस्ट्रेशन ले ली वॉलंटरी, बट आपने 6 मंथ तक अपना बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया और नील के रिटर्न्स फाइल करते रहे, उस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विल स्टेटमेंट, सस्पेंशन ऑफ एक्स प्रोवाइडेड एट द प्रॉफिस। ये आपको पता है कि इन केस आपने फ्रॉड, मिसफुल स्टेटमेंट और सस्पेंशन ऑफ एक्स से आपने रजिस्ट्रेशन अगर ऑप्ट किया है तो वो कैंसिल हो जाएगा। और एक हर चीज़ में एक नेचुरल जस्टिस, हमारे इंडियन लॉ में जितने भी हैं वो नेचुरल जस्टिस पे चलते हैं। सर नेचुरल जस्टिस क्या होता है? नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि कोई भी कैंसलेशन विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं होगी। मतलब आपको प्रॉपर ऑफिसर को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी। मतलब उसको कॉल करोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों कैंसिल ना करे, उसके कुछ फॉर्म होते हैं ऑनलाइन, जब वो आपको नोटिस भेजते हैं या कि आपकी रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल किया, आपने ये टर्म वॉयलेट की है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 29 सब सेक्शन 3, जो प्रैक्टिकली देखा जाए जिन CAs को नॉलेज कम थी या फिर जिन प्रोफेशनल्स को जो सीधे रिटर्न्स भरने लग गए और नॉलेज कम थी, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को गलत एडवाइजरी कैसे की है वो आज ये सेक्शन डिस्कस करेंगे। वो क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि GST में आपको एक 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन थी। बाद में क्या हुआ, बाद में क्या उसी टाइम था ये चीज़ कि इफ़ केस आपके डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल हैं तो एक स्टेट में यू कैन हैव मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। सर डिफरेंट वर्टिकल्स मीन कि सपोज कर लो मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और मेरा पेट्रोल पंप भी है, तो देख रहे हो ये डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, तो इस हर एक वर्टिकल की मैं डिफरेंशिएशन ले सकता था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया, तो उन्होंने कहा कि इन केस मैं एक स्टेट में हूँ, मैं सेम बिजनेस के लिए भी मल्टीपल GST नंबर ले सकता हूँ।
सर डिफरेंस एक स्टेट सेम मल्टीपल बिजनेस के लिए कैसे कर सकते हैं कि सपोज कर लो मेरी एक शॉप है धर्मशाला, मेरी सेकंड शॉप है, कोई भी एग्जांपल ले लो, मनाली। तो मैं अगर चाहूँ तो धर्मशाला वाली शॉप का अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, मनाली वाली शॉप का अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। ठीक है सर। तो सेक्शन 29(3) का क्या मतलब हुआ? सेक्शन 29(3) लोगों ने क्या किया, पहले सेक्शन 29(3) एक बार रीड करेंगे वो क्या कहता है, फिर इस पर वापस आऊँगा। द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शेल नॉट इफेक्ट द लाइबिलिटी of person paying tax and other dues under this act or to discharge any obligation under this act or rule made thereof for any period prior to the date of cancellation, whether or not such taxes or dues are determined before or after the cancellation। सर मतलब लोगों ने क्या किया, लोगों ने जीएसटी नंबर तो ले लिए, किसी डिफरेंट वजह से लिए, क्योंकि किसी ने लोन लेना था बैंक से, किसी ने किसी और पर्पज़ से लिया, और उसके बाद क्या किया, रिटर्न्स भरना बंद कर दी, रिटर्न्स फाइल नहीं की। फाइल नहीं की सर क्या हुआ, उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर या तो कैंसिल हो गया या उन्होंने चेक ही नहीं किया, नोटिस आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं चलो देखते हैं। बाद में क्या हुआ, उनको जीएसटी नंबर द्वारा नीड हुआ, हो सकता है बिजनेस के पर्पज़ के लिए हो या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए, रिटर्न्स वो फाइल नहीं किए उन्होंने। बाद में देखा क्योंकि पेनल्टी बहुत ज़्यादा हैवी है, हर एक पेनल्टी की 50 रुपीज़ पर डे है, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 10,000। तो ये हर महीने की रिटर्न, सपोज करो 6 महीने की रिटर्न निकलाई तो एक फॉर्मूला या फिर सिंपल कैलकुलेशन करके बहुत ज़्यादा पेनल्टी बन रही थी। तो लोगों ने क्या किया कि जीएसटी नंबर, पिछला जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया या फिर उसकी रिटर्न्स नहीं फाइल करे, इन बिटवीन न्यू जीएसटी नंबर अप्लाई कर दिए। न्यू जीएसटी नंबर अप्लाई मतलब उनके जो प्रोफेशनल है उनको गाइड कर रहे थे कि पिछले जीएसटी नंबर को रहने दो, लीव इट, और नया जीएसटी नंबर अप्लाई कर लो। तो मतलब वो सेक्शन 29 या तो उन्होंने पढ़ा नहीं था या उनको नॉलेज नहीं है। सेक्शन 29 कहता है कि इन केस अगर आपकी कोई टैक्स, कोई भी अदर ड्यूज़, इन केस आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो गया, अगर वो पेबल है तो कैंसलेशन है चाहे नहीं है, चाहे आपके ये ड्यूज़ पेबल रहेंगे, आपकी लाइबिलिटी रहेगी। तो इन केस आप कोई ऐसे प्रोफेशनल है जो आपको ऐसा एडवाइस कर रहा है कि आप पिछला जीएसटी नंबर जो कैंसिल हो गया उसको रहने दो एंड न्यू जीएसटी नंबर अप्लाई कर दो, तो ऐसा बिल्कुल मत करें, आपको ड्यूज़ इन एनी केस देने ही पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि अपनी रिटर्न्स बिल्कुल टाइमली भरें। द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट या सर्विस एक्ट, ये वो आपको एक चीज़ पता होगी, ये सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपको पता है कि जो आप रजिस्ट्रेशन लेते हो वो CGST एक्ट में होता है, उसको ऑप्ट किया जाता है UTGST या SGST या फिर IGST, मतलब एक एक्ट की रजिस्ट्रेशन बाकी 4 एक्ट में भी मानी जाती है। तो इन केस आपकी एक रजिस्ट्रेशन जैसे कैंसिल होगी तो बाकी सभी एक्ट में भी उसको कैंसलेशन माना जाएगा। और आपको पता है कि ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल शेड पे द अमाउंट बाय वे ऑफ डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्वलेंट टू credit of input tax in respect of input held in stock and input contained in semi-finished or finished good held in stock or capital or plant or machinery on the date immediately preceding the date of such cancellation or output tax payable on such goods whichever is higher। सर मतलब कि सपोज कर लो मैं 1 अप्रैल 2020 को कैंसलेशन के लिए मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी उस दिन, सपोज करो मेरे पास 10,000 का स्टॉक था और मेरे पास जो ITC था, ये सारा स्टॉक सपोज कर लो 18% पे था, मैंने जब परचेज़ किया था मैंने 18% उस पर परचेज़ किया था, तो ITC मेरे पास सिर्फ 200 का है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास स्टॉक पड़ा है 10,000 का जिस पे आपने ITC क्लेम किया था 1800, बट आपके पास जो एक्चुअल ITC का स्टॉक है, एक्चुअल ITC है डेट इज़ 200। तो इस केस में उन्होंने बोला है जो एक्सेस ITC है वो आपको लेस 200 1600 पे करना पड़ेगा। पे आप सिर्फ कैश मेथड से नहीं, आप चाहे इसको इलेक्ट्रॉनिक मेथड से पे कर दें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से या फिर कैश लेजर से, दोनों वे से कर सकते हैं। बट आपको जो आपके पास इनपुट स्टॉक या फिर कैपिटल गुड्स पड़े हैं, देख ये तो हो गया इनपुट स्टॉक की डेफिनेशन। कैपिटल गुड्स में आपको पता है कि सेक्शन 15 ने वो वैल्यूएशन का वाला मेथड दिया है कि 5% पर क्वार्टर उसका लेस करके, इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली है, तो उस हिसाब से इसका कैलकुलेट होगा। तो सेक्शन 29 हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म होता है। अब
सेक्शन 30 पे चलेंगे। आपको पता है सेक्शन 29 में आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है कैंसिल। अब कैंसिल हो गया तो सर कैंसिल ही रहेगी या कुछ और होगा? उसके बाद दो चांसेस होंगे आपके पास रेवोकेशन, या तो उसको पे कर दो ड्यूज़ को, या रिवोक कर दो और दोबारा अपना काम धंधा स्टार्ट कर लो। तो रिवोक को अब डिस्कस करेंगे। रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब any registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion shall apply to the officer for the revocation of cancellation of registration in the manner prescribed within 30 days from the service of notice। मतलब आपकी रेवोकेशन कैंसिल, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड, उसके बाद आपको 30 डेज़ में अप्लाई करना पड़ता है इसके रिवोकेशन के लिए, कि मेरी कैंसलेशन जो हुई है वो गलत हुई है, इसको रिवोक किया जाए। तो आपको पता होगा यहाँ पे भी अमेंडमेंट हुई है। कोविड पीरियड ने बोला है इसको, जो अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई थी उसकी जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन है नाउ आप जून 30 तक फाइल कर सकते हैं, 2020 तक। तो आपको ये एक और चीज़, द प्रॉपर ऑफिसर इन द मैनर एंड विद इन सच पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब बाय ऑर्डर आइदर रिवोक, मतलब रिवोक कर देगा आपकी कैंसिलेशन को, और या तो रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन को। पर रिजेक्ट में ऑफ कोर्स नेचुरल जस्टिस यहाँ पे प्ले करेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। अब ये तो हो गया प्रोसीजरल पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस कि एक्चुअल में फॉर्म्स का क्या रोल प्ले होता है। ये तो क्योंकि ये कैंसिल होगी, 30 डेज़ में जाएगा, रिवोकेशन होगी, ये सरकमस्टांसेस होगी, फॉर्म्स का क्या रोल होता है, तो फॉर्म्स एक बार हम डिस्कस करेंगे। या तो देखो, अब फॉर्म्स का भी रोल कहाँ प्ले होगा, या तो मैंने सुओ मोटो उसको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया है, कैंसिल की एप्लीकेशन दी, कैंसिल तो नेचुरली प्रॉपर ऑफिसर करेगा, या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने ओन मोशन में किया है। तो सुओ मोटो वाले केस में ये ऊपर पॉइंट ए प्ले होगा कि फॉर्म नंबर है इसका GSTR REG 29। REG 29 में कॉमन पोर्टल पे मैं कैंसलेशन के लिए डालेंगे। जब प्रॉपर ऑफिसर इसको करेगा, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी हो जाता है, और उसके बाद क्या रिटर्न होती है मैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार जब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में है, मैं आपको शॉर्ट करके इसको समझाने की कोशिश करूँगा। कि एक तो पहली बात, आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस या फिर किसी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देनी चाहिए, पहले आपको शो कोस नोटिस जाएगा GSTR REG। इसको याद करने की जरूरत नहीं, पर एक बार वैसे बता रहा हूँ। और आपसे 7 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल की जाए। जैसे GSTR REG 7 डेज़ का टाइम दिएगा। रिप्लाई जो है इसका वो जाएगा REG 18 में, ठीक है। 7 डेज़ का उसने नोटिस दिया, आपने उसको रिप्लाई दिया। अगर उसको रिप्लाई ठीक लगा तो वो ड्रॉप करेगा प्रोसीडिंग, उसका फॉर्म नंबर है GCR 20, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा। पर इन केस when a person who has submitted the application for the cancellation of registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the जो ऑर्डर इशू होंगे कैंसलेशन के वो होंगे REG 19 में। जैसे विल इशू एन ऑर्डर इन फॉर्म REG 19 विद इन 30 डेज। और एक और चीज़ आपको होता है कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है या आप एप्लीकेशन देते हैं रिवोकेशन के लिए, एक फ़ाइनल रिटर्न सबमिट होती है। जनरली प्रैक्टिकली आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, GSTR 10 एक फाइनल रिटर्न सबमिट होती है जिसमें आप सारी डिटेल्स देते हैं। व्हेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD NRTP और पर्सन जो सेक्शन 10 कंपोजिशन या फिर TDS वाला है हैज़ बीन कैंसिल, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी। द पर्सन हैज़ टू फाइल अ फाइनल रिटर्न विद इन 3 मंथ ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST 10 थ्रू द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटी। सिंपल इसका है कि मेरी सपोज कर लो 1/4/2020 को मैंने एक टाइमलाइन आपको इसमें फ्रेम कर देता हूँ। आपने कैंसिलेशन के लिए डाली एप्लीकेशन, मेरी अप्रूवल हुई 30 अप्रैल, जिसके ऑर्डर हुए 1 मई। तो इसके इन दोनों में विच एवर इज लेटर के 3 मंथ्स में देखा जाएगा मुझे एक फाइनल रिटर्न GSTR 10 फाइल करनी है।
GSTR 10। विद इन 3 months ऑफ डेट ऑफ कैंसलेशन, मतलब मेरी डेट ऑफ कैंसलेशन इज 30th अप्रैल, या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन मेरा 1 मई को ऑर्डर निकला, तो उसके 3 months विच एवर इज लेटर GSTR 10 कॉमन पोर्टल पे फाइल करनी होती है। व्हेन द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसिल बाय प्रॉपर ऑफिसर, वो सेम आगे भी वही डिस्कस कर रहा है कि ये फॉर्म्स हैं आपको आगे रिवोक जब आपने एप्लीकेशन दी रिवोकेशन ऑफ योर कैंसलेशन, मतलब गलत कैंसलेशन कर दी थी आपने, फैक्ट्स रखे और एक्चुअल में उन्होंने बोला कि गलत कैंसलेशन हुई है, इसको रिवोक किया जाए कैंसलेशन को, तो उसके ऑर्डर्स की बात कर रहा है। ही शैल रिवोक द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय ऑर्डर इन फॉर्म REG 22 में आपकी रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुई है उसको रिवोक किया जाएगा। अगर उसको आपके ऑर्डर मतलब जो आपने रिप्लाई दिया है वो ठीक नहीं लगता, तो एक्चुअल में रिवोक करना चाहता है, तो फॉर्म होगा GSTR REG 23। तो बेसिकली ये फॉर्म्स हैं सारे, ये ऊपर जो मैंने डिस्कस किया था उसको प्रैक्टिकली डाला है। तो होप सो आपको वीडियो लाइक ज़रूर आपने पसंद की होगी, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और मैंने 100% कवरेज की है यहाँ पे, 100% कवरेज सेक्शन 29 और 30 की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैंसलेशन और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से 100% कवरेज है। इन केस आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, आगे कोई प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ अपने व्हाट्सएप नंबर पे 9817182000। कोई भी डाउट हो इस रिलेटेड आप कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।